नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे युग में जिसने भारत की कहानी की शुरुआत लिखी, ऋग्वेद का युग। नमस्कार। हाँ, ये वो समय है जिसकी गहरी समझ यूपीएससी की तैयारी, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है। आज हम सिर्फ तथ्यों को जानेंगे नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल गहराई से। बिल्कुल। हम बात करेंगे ऋग्वेद की, उस काल के लोगों की, उनके समाज की, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके संघर्षों और उनके देवताओं की। तो तैयार हो जाइए, हम ऋग्वैदिक काल के अध्याय 12 का एक विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा मकसद है कि इस चर्चा के बाद आपको इस विषय पर एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी समझ मिले। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को छुएं, कोई भी जरूरी बात छूटने ना पाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। ये ऋग्वैदिक लोग, या जिन्हें हम इंडो आर्यंस कहते हैं, ये आए कहाँ से? हाँ, ये सवाल तो हमेशा उठता है। हमारे स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? कौन-कौन से? पहला क्षेत्र, जिसे पुरातत्व यानी आर्थियोलॉजी की भाषा में एंड्रू नोवो कल्चर कहते हैं। ये संस्कृति काफी फैली हुई थी लगभग पूरे मध्य एशिया में, और इसका समय है मोटा मोटा दूसरा सहस्राब्दी ईसा पूर्व, यानी सेकेंड मिलेनियम बीसी। एंड्रोनोवो कल्चर। और दूसरा है बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम शॉर्ट में BMAC भी कहते हैं। इसकी तारीख लगभग 1900 से 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें बैक्ट्रिया यानी आज का बल्ख, जो अफगानिस्तान में है, और मार्जियाना, जो आज के तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का इलाका है, वो शामिल थे। तो इन जगहों पर ऐसा क्या मिला जिससे इनका संबंध इंडो आर्यन से जोड़ा जाता है? क्या सबूत है? कई चीजें हैं, जैसे दक्षिण उज्बेकिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान से कुछ मिट्टी के बर्तन, मतलब सिरामिक्स मिले हैं, जो काफी हद तक गांधार कब्र संस्कृति यानी गांधारा ग्रेव कल्चर में पाए गए बर्तनों जैसे हैं। अच्छा, बर्तनों में समानता। और कुछ? और देखिए, एंड्रू नोवा संस्कृति में वो लगभग सभी चीजें दिखती हैं जो आर्य जीवन की पहचान मानी जाती हैं, जैसे पशुपालन, स्टॉक ब्रीडिंग जिसे कहते हैं, घोड़ों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, तीलियों वाले पहिए, स्पोक्ड व्हील्स वाले रथ, दाह संस्कार यानी क्रिमेशन की प्रथा, और हाँ, सोम रस पीने का चलन। सोम रस भी, वाह। हाँ, इसीलिए कई विद्वान इस एंड्रोनोवा संस्कृति को प्रोटो इंडो इरेनियन मानते हैं। मतलब ये वो संस्कृति थी जिससे बाद में ईरानियन और इंडो आर्यन संस्कृतियां निकली, और ये संस्कृति ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग दोनों तरफ फैली हुई थी। और ये जो BMAC है, बैक्ट्रिया मार्जियाना वाला, वहाँ क्या खास मिला लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास? वहां भी दिलचस्प चीजें मिली, जैसे पालतू घोड़े, डोमेस्टिक हॉर्स, तीलियों वाले पहियों के रथ, चैरियट्स विद स्पोक्ड व्हील्स, आंशिक दाह संस्कार मतलब पार्शियल क्रिमेशन के सबूत, और स्वास्तिक का चिन्ह भी। स्वास्तिक चिन्ह भी? ये तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। और एक और खास बात, BMAC क्षेत्र में जो पूर्व आर्य संस्कृति थी, मतलब आर्यों के आने से पहले की संस्कृति, उसकी कुछ दर्जन कब्रों के अवशेष मिले हैं। उनसे ऐसा लगता है कि कुछ चरवाहों के समूह, हर्ड्समैन, जिन्होंने शायद उस क्षेत्र को नुकसान भी पहुंचाया था, वो वहां से भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा की ओर चले गए, पलायन कर गए। अच्छा, तो ये एक तरह का माइग्रेशन था। लगता तो ऐसा ही है। शायद यही वजह है कि हमें स्वात घाटी में लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास से पोस्ट क्रीमेशन कब्रें मिलती हैं, मतलब दाह संस्कार के बाद वाली कब्रें। और साथ ही दक्षिण मध्य एशिया के कुछ मिट्टी के बर्तन स्वात क्षेत्र में मिले बर्तनों से मिलते जुलते भी हैं। तो एक कनेक्शन दिखता है। और ये बैक्ट्रिया जिसका आपने जिक्र किया, क्या इसका भारतीय परंपरा में भी कोई उल्लेख है? हाँ, बैक्ट्रिया को बाद के वैदिक और संस्कृत ग्रंथों में बाहलीक कहा गया है। बाहलीक? ऋग्वेद में तो इसका नाम नहीं है, लेकिन बाद के ग्रंथों में है। यहाँ तक कि एक गुप्तकाल के शिलालेख, गुप्ता इंस्क्रिप्शन में भी बाहलीक पर विजय का उल्लेख मिलता है। ओह, तो ये इलाका काफी समय तक महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल। बैक्ट्रिया में आज के अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा आता था, और ऐसा लगता है कि ऋग्वेद के समय में आर्य लोग इस इलाके से परिचित थे। कई नदियां, जैसे कुभाम नदी, जो आज की काबुल नदी है, वो इसी क्षेत्र में बहती हैं, और इनका जिक्र ऋग्वेद में है। संभव है कि आर्यों का एक समूह या एक हिस्सा अराइया या हराइया, मतलब आज के हेरात से आया हो। तो कुल मिलाकर ये शुरुआती आर्य आकर बसे कहाँ? भारत में उनका शुरुआती ठिकाना कौन सा इलाका था? जो सबसे थेम्युक आर्य बसे, उनका भौगोलिक क्षेत्र अगर देखें तो वो पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किनारों तक फैला हुआ था।
काफी बड़ा इलाका है ये तो। हाँ, और उनके लिए सिंधु नदी, इंडस रिवर सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। उसका जिक्र बार बार आता है ऋग्वेद में। एक और नदी जिसका बहुत महत्व था वो है सरस्वती नदी। उसे तो नदीतमा कहा गया है, यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ। सरस्वती, इसका नाम तो आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। इसकी पहचान को लेकर कुछ विवाद भी है शायद। हाँ, कुछ विद्वान इसकी पहचान आज की घग्घर हाकरा नदी से करते हैं, जो हरियाणा और राजस्थान में बहती है। कुछ इसे अवेस्ता यानी ईरानी ग्रंथ की हरहवती नदी या दक्षिणी अफगानिस्तान की हेलमंद नदी से जोड़ते हैं। खैर, ये जो पूरा इलाका था ना, पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी यूपी के किनारे तक, इसे ही ऋग्वेद में सप्त सिंधु कहा गया है, द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। सप्त सिंधु, 7 नदियों की भूमि, ये नाम याद रखने जैसा है। तो ऋग्वेदी हमारे पास मुख्य स्रोत है इन सब के बारे में जानने का, है ना? हाँ, भारत में आर्यों के बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख और सबसे पुराना स्रोत ऋग्वेद ही है। इसमें आर्य शब्द का इस्तेमाल लगभग 36 बार हुआ है, 36 टाइम्स। और ये आम तौर पर एक ऐसे सांस्कृतिक समुदाय के लिए इस्तेमाल होता था जो इंडो आर्यन भाषा बोलते थे। और ये संस्कृत में है? हाँ, ये संस्कृत में लिखा गया सबसे पुराना इंडो यूरोपीय ग्रंथ माना जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें कुछ शब्द मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के भी मिलते हैं। अच्छा, वो कैसे? शायद ये शब्द हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भाषाओं से आए हों। ये दिखाता है कि भाषाओं का आदान प्रदान भी हो रहा था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, मतलब 10 पुस्तकें। इनमें से मंडल 2 से लेकर 7 तक I to V सबसे पुराने माने जाते हैं। मंडल 2 से 7 सबसे पुराने हैं, ठीक है। हाँ, और मंडल 1 और 10 सबसे नए हैं, वो बाद में जोड़े गए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ऋग्वेद की कई बातें अवेस्था से मिलती हैं। अवेस्था सबसे पुराना ईरानी ग्रंथ है। अवेस्था, ईरान का ग्रंथ। क्या समानताएं हैं? दोनों ग्रंथों में कुछ देवताओं के नाम समान हैं और सामाजिक वर्गों के लिए भी मिलते-जुलते शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इससे भी वो इंडो ईरानियन कनेक्शन मजबूत होता है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये तो हुई भारत की बात। क्या इंडो यूरोपीय भाषा के प्राचीन प्रमाण भारत के बाहर भी मिले हैं, शिलालेख वगैरह? हाँ, बिल्कुल मिले हैं, और ये जानना जरूरी है। सबसे पुराना प्रमाण तो लगभग 2200 ईसा पूर्व का मिलता है, हेट्टी शिलालेखों में, जो अनातोलिया यानी आज के तुर्की से मिले हैं। 2200 BC, यानी ऋग्वेद से भी पहले? हाँ, काफी पहले। फिर इराक से 19वीं से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेख मिले हैं। ग्रीस से माइसीनियन शिलालेख मिले हैं, लगभग 1400 ईसा पूर्व के। और इराक से ही लगभग 1600 ईसा पूर्व के कसाइट शिलालेख, कसाइट इंस्क्रिप्शंस, और सीरिया से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मितन्नी इंस्क्रिप्शंस में भी आर्य नाम मिलते हैं, जैसे देवताओं के नाम इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्या। तो मतलब भारत के बाहर इंडो यूरोपीय भाषा और आर्य नामों के लिखित प्रमाण काफी पुराने समय से मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में उस काल के इस तरह के कोई शिलालेख अभी तक नहीं मिले हैं। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो ये आर्य जब भारत आए तो क्या ये शांति से हुआ या कोई संघर्ष, कोई लड़ाई भी हुई? ऐसा लगता है कि आर्य भारत में एक बार में नहीं आए, बल्कि कई लहरों में, वेव्स में आए। जो सबसे पहली लहर थी वो शायद ऋग्वैदिक लोगों की थी, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास उपमहाद्वीप में पहुंचे। और आते ही क्या उनका सामना यहाँ के मूल निवासियों से हुआ? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। उनका संघर्ष यहाँ के पहले से रह रहे लोगों से हुआ, जिन्हें ऋग्वेद में दास या दस्यु कहा गया है। दास या दस्यु। दिलचस्प बात यह है कि दास शब्द पुराने ईरानी साहित्य में भी मिलता है। वहां इसका मतलब अलग हो सकता है, लेकिन शब्द मौजूद है। तो दास और दस्यु ये यहाँ के मूल निवासी थे। संभवतः ऋग्वेद में एक भरत कबीले के मुखिया का जिक्र है, देवोदास। कहा गया है कि उसने संबर नाम के एक दास मुखिया को हराया था। और दस्यु शब्द शायद ज्यादातर भारत के मूल निवासियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक आर्य मुखिया जिसने दस्युओं को हराया, उसे त्रसदस्यु कहा गया। त्रसदस्यु मतलब दस्युओं को भयभीत करने वाला। हाँ, कुछ ऐसा ही। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द बार बार आता है, यानी दस्युओं का संहार। इससे संघर्ष की तीव्रता का अंदाजा लगता है। यह भी कहा गया है कि शायद दस्यु लोग लिंग पूजा करते थे और वे डेयरी उत्पादों के लिए पशु नहीं पालते थे, जो आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये उनके बीच सांस्कृतिक अंतर को भी दिखाता है। तो ये तो साफ है कि आगमन के साथ संघर्ष भी जुड़ा हुआ था। अब जरा इन संघर्षों पर थोड़ी और बात करते हैं। क्या हमें ये पता है कि आर्यों के विरोधियों यानी दासों और दस्युओं के पास कैसे हथियार थे?
उनके हथियारों के बारे में तो ऋग्वेद में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आर्य कैसे सफल हुए इसके कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर? पुरंदर, इसका क्या मतलब है? पुरंदर का मतलब है किलों को नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ऐसा लगता है कि इंद्र ने यानी आर्यों ने अपने दुश्मनों की बस्तियों या किलों को नष्ट किया होगा। हो सकता है ये उत्तरी अफगानिस्तान में रहने वाले पूर्व आर्यों के किले हों या फिर यहाँ भारत में बसे लोगों के। और आर्यों की सफलता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? सबसे बड़ा कारण तो उनके घोड़े चालित रथ, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये तकनीक उन्होंने ही पश्चिम एशिया और फिर भारत में पहली बार व्यापक रूप से इस्तेमाल की। उनके सैनिक शायद कवच, जिसे वर्मन कहा गया है, पहनते थे और उनके हथियार भी बेहतर रहे होंगे। रथ और कवच, ये तो युद्ध में बड़ा फर्क पैदा करते होंगे। बिल्कुल। ये संघर्ष सिर्फ आर्यों और पूर्व आर्यों के बीच ही नहीं थे। आर्यों के अपने कबीलों के बीच भी लड़ाइयां होती थीं, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स जिन्हें कह सकते हैं, और ये काफी लंबे समय तक चली। अच्छा, आर्य आपस में भी लड़ते थे? हाँ, परंपरा के अनुसार आर्य मुख्य रूप से 5 जनजातियों या कबीलों में बटे हुए थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता है। पंचजन, लेकिन इनके अलावा भी और कबीले मौजूद थे। पंचजन, 5 जन या कबीले। इनमें सबसे प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी जिसका जिक्र बार बार आता है? वो थी दशराग्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, ये किसके बीच हुआ था? ये युद्ध एक तरफ था भरत कबीला, जो उस समय का सत्तारूढ़ आर्य कबीला माना जाता है। ये त्रित्सु परिवार से थे और इन्हें ऋषि वशिष्ठ का समर्थन प्राप्त था। भरत कबीला, राजा सुदास और ऋषि वशिष्ठ, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ था, एक कन्फेडरेसी। इन 10 राजाओं में 5 तो आर्य जनजातियों के मुखिया थे और बाकी 5 गैर आर्य लोग थे, नॉन आर्यन पीपल। अच्छा, आर्य और गैर आर्य मिलकर भरतों के खिलाफ लड़े। हाँ, ऐसा ही वर्णन मिलता है। और ये युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी जो आज की रावी नदी है। परुष्णी यानी रावी नदी। तो नतीजा क्या निकला इस युद्ध का? इस युद्ध में भरत कबीले की जीत हुई, जिसका नेतृत्व राजा सुदास कर रहे थे। इस जीत से उनकी सर्वोच्चता, उनकी सुप्रीमेसी स्थापित हो गई। तो सुदास और भरत कबीला जीत गए। युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या रिश्ते बदले? हाँ, बाद में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। भरतों ने अपने विरोधियों में से एक प्रमुख कबीले पुरु कबीले के साथ हाथ मिला लिया। भरत और पुरु मिल गए। भरत और पुरु मिलकर क्या बने? इन दोनों ने मिलकर एक नई सत्तारूढ़ जनजाति बनाई, जिसे कुरु कहा गया, कुरु जनजाति। और यही कुरु जनजाति बाद में पांचालों के साथ मिलकर उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक टाइम्स में, ऊपरी गंगा के मैदान में, अपर गैंजेटिक बेसिन में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरी। तो ये दशाराज्य युद्ध का परिणाम काफी दूर तक गया। भरत प्लस पुरु इज इक्वल टू कुरु, और फिर कुरु प्लस पांचाल ने मिलकर बाद के वैदिक काल में इतिहास रचा। ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये कड़ियां जोड़ना जरूरी है। अच्छा, आर्यों की सफलता में घोड़ों और रथों के अलावा क्या और भी चीजें थीं, जैसे हथियार? हाँ, संभवतः उनके पास बेहतर कांसे के हथियार भी थे। हालांकि इसके पुरातात्विक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं, पर कांसे का इस्तेमाल वो करते थे। तीलियों वाला पहिया, स्पोक्ड व्हील, जिसके बारे में हमने बात की, उसका प्रयोग शायद सबसे पहले काउकेशस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। और ये कांसा या तांबा उन्हें मिलता कहाँ से था? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऋग्वैदिक लोगों को तांबे की आपूर्ति राजस्थान की खेतरी खानों से होती होगी। खेतरी तो आज भी तांबे के लिए मशहूर है। हाँ बिल्कुल। और क्या उन्हें खेती का ज्ञान था, कृषि? हाँ, उन्हें कृषि का ज्ञान था। ऋग्वेद के जो सबसे पुराने हिस्से हैं उनमें भी हल के फाल, प्लाउशेयर का उल्लेख मिलता है। फाल शब्द आया है, हालांकि ये शायद लकड़ी का बना होता था। वो बुआई, कटाई, गहाई यानी अनाज निकालना, इन सब कामों से और विभिन्न ऋतुओं से परिचित थे। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में कृषि वैदिक काल से पहले भी होती थी। हड़प्पा काल में भी कृषि विकसित थी। तो खेती जानते थे, लेकिन क्या वो मुख्य रूप से किसान थे? मतलब उनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है। ऋग्वेद में गाय और बैल का जिक्र इतनी बार आया है, इतने संदर्भ हैं कि ज्यादातर विद्वान ऋग्वैदिक लोगों को मुख्य रूप से पशुपालक मानते हैं, पेस्टोरल पीपल। पशुपालक, कृषि से ज्यादा पशुपालन महत्वपूर्ण था। हाँ, ऐसा ही लगता है। उनके ज्यादातर युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। युद्ध के लिए एक शब्द है गविष्ठी।
गविष्ठी। गविष्ठी, इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज, सर्च फॉर काउज। बिल्कुल। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि गायें कितनी महत्वपूर्ण थीं। गायें ही धन का सबसे महत्वपूर्ण रूप थीं, वेल्थ का सिंबल। तो मतलब जिसके पास ज्यादा गायें वो ज्यादा अमीर। बिल्कुल। जब भी पुरोहितों को उपहार या दान दिया जाता था तो उसमें आम तौर पर गायें और महिला दासियां, वुमेन स्लेव्स होती थीं। जमीन कभी दान में नहीं दी जाती थी। लैंड वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट एज प्रॉपर्टी देन। ये बहुत ही अलग बात है आज के समय से। जमीन का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेदिक लोग कभी कभी चराई के लिए, ग्रेजिंग के लिए या खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए या बसने के लिए, सेटलमेंट के लिए भूमि पर कब्जा जरूर करते होंगे, लेकिन भूमि उस तरह की निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी जैसी बाद में बनी या आज है। उसका कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ था। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन, खासकर गायें थी। दूसरे व्यवसाय क्या थे? कारीगर वगैरह थे? हाँ, ऋग्वेद में कुछ कारीगरों का उल्लेख मिलता है, जैसे बढ़ई, कारपेंटर, रथ बनाने वाले, चैरियट मेकर, बुनकर, वीवर, चमड़े का काम करने वाला, लेदर वर्कर, और कुम्हार, पॉटर, धातु का काम करने वो वाला। तांबे या कांसे के लिए अयस शब्द का इस्तेमाल करते थे, अयस। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, लोहे का कोई प्रमाण ऋग्वेदिक काल में नहीं मिलता है। अयस मतलब तांबा या कांसा, लोहा नहीं। ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, IS इज इक्वल को तांबा कांसा। और व्यापार, ट्रेड वगैरह होता था? किसी नियमित व्यापार, रेगुलर ट्रेड के बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। अच्छा। समुद्र शब्द का उल्लेख तो है ऋग्वेद में, लेकिन उसका मतलब हमेशा समुद्र यानी सी ही हो, यह जरूरी नहीं। कई बार इसका मतलब सिर्फ पानी का बड़ा जमावड़ा, लार्ज कलेक्शन ऑफ वाटर भी हो सकता है। अच्छा। और पुर शब्द का मतलब क्या वो शहर थे? एक किला या घेराबंदी वाली जगह होता है, या फिर शायद एक निवास इकाई या ऐसी इकाइयों का समूह। जरूरी नहीं कि वो आज के जैसे शहर या बड़े किले हों। ऐसा लगता है कि ऋग्वेदिक लोग आमतौर पर शहरों में नहीं रहते थे। हो सकता है कुछ किलेबंद मिट्टी की बस्तियां रही हों जिन्हें पुरातत्वविद पहचान पाए हैं। तो क्या कोई पुरातात्विक स्थल हैं जो ऋग्वेद के वर्णन से मेल खाते हों? हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हुई हैं। हाल ही में हरियाणा में भगवानपुरा नाम की जगह पर और पंजाब में 3 और जगहों पर चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, PGW के साथ साथ उत्तर हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। PGW और लेट हड़प्पा बर्तन एक साथ, ये तो महत्वपूर्ण है। भगवानपुरा की डेटिंग क्या है? भगवानपुरा की जो तिथि मानी गई है वो लगभग 1600 से 1000 ईसा पूर्व तक है, 1600 to 1000 BC। ये समय मोटे तौर पर ऋग्वेदिक काल से मेल खाता है। और ये जगह उसी इलाके में है जिसका जिक्र ऋग्वेद में है? हाँ, इन चारों स्थलों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो ऋग्वेद में बताए गए सब सिंधु क्षेत्र के एक बड़े हिस्से से मेल खाता है। अब इन सभी जगहों पर PGW तो मिला है, लेकिन लोहे की वस्तुएं, आयरन ऑब्जेक्ट्स और अनाज, सीरियल्स ज्यादा नहीं मिले हैं या गायब हैं। लोहा नहीं मिला, अनाज भी कम। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? इससे ऐसा लगता है कि PGW संस्कृति का एक शुरुआती चरण था, एक प्री आयरन फेज था जो ऋग्वैदिक काल के साथ मेल खाता है। मतलब PGW संस्कृति बाद में लोहे से जुड़ी, लेकिन उसका शुरुआती दौर बिना लोहे का था और वो ऋग्वैदिक काल था। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। भगवानपुरा में और कुछ खास मिला? भगवानपुरा में एक 13 कमरों वाला मिट्टी का घर मिला है, 13 रूम्ड मड हाउस। हालांकि इसकी डेटिंग अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये उसी काल का है तो ये या तो एक बड़े संयुक्त परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली का घर हो सकता है या फिर किसी कबायली मुखिया का निवास स्थान रहा होगा। 13 कमरे, ये तो काफी बड़ा है उस हिसाब से। हाँ, और इन सभी स्थलों पर खासकर भगवानपुरा में बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डियां मिली हैं, कैटल बोन्स, और घोड़ों की हड्डियां भी मिली हैं। ये फिर से उस बात की पुष्टि करता है कि पशुपालन, खासकर मवेशी और घोड़े, उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो पुरातात्विक सबूत भी ऋग्वेद के विवरण से काफी हद तक मेल खा रहे हैं। पशुपालन, घोड़े, लोहे का अभाव, ग्रामीण बस्तियां। अब आते हैं शासन व्यवस्था पर। ऋग्वैदिक काल में राजकाज कैसे चलता था? एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? जो प्रशासनिक मशीनरी थी वो मुख्यतः जनजातीय मुखिया, ट्राइबल चीफ के इर्द गिर्द घूमती थी। इस मुखिया को राजन कहा जाता था। राजा या राजन। राजन, तो ये राजा होता था? हाँ, लेकिन आज के राजा जैसा नहीं। उसकी शक्ति का मुख्य आधार था युद्ध में सफल नेतृत्व। वो अपनी जनजाति का नेता होता था, खासकर लड़ाई में। ऐसा लगता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद धीरे धीरे वंशानुगत हो रहा था, बाप के बाद बेटा। लेकिन क्या उसकी शक्ति असीमित थी? क्या वो अपनी मनमानी कर सकता था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। राजन
एक तरह का मुखिया था जिसके पास असीमित शक्ति नहीं थी। उसे कबीले के जो संगठन होते थे, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ध्यान रखना पड़ता था, उनकी सलाह माननी पड़ती थी। यहाँ तक कि कुछ संकेत ऐसे भी मिलते हैं कि राजा का चुनाव जनजातीय सभा, ट्राइबल असेंबली करती थी, जिसे समिति कहा जाता था। समिति राजा का चुनाव करती थी। ये तो काफी लोकतांत्रिक व्यवस्था लगती है उस समय के हिसाब से। हाँ, कुछ हद तक। राजन के मुख्य कर्तव्य क्या थे? वो अपनी जनजाति का रक्षक था, प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब, और अपने पशुओं का भी रक्षक था। वो युद्ध लड़ता था और अपनी जनजाति की ओर से देवताओं से प्रार्थना करता था, यज्ञ करता था। क्या कोई संसद या असेंबली जैसी चीजें थीं जहां लोग मिलकर फैसले लेते हों? हाँ, कई तरह की जनजातीय या रिश्तेदारी पर आधारित सभाएं थीं। ऋग्वेद में सभा, समिति, विधत और गण जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। सभा, समिति, विधत, गण, इनके काम क्या थे? ये सभाएं विचार विमर्श करती थीं, डेलिब्रेटिव फंक्शंस थे इनके। सैन्य मामलों, मिलिट्री मैटर्स पर भी चर्चा होती थी, और धार्मिक कार्य, रिलीजियस फंक्शंस भी होते थे। मतलब ये काफी महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। और क्या इनमें महिलाएं भी भाग लेती थीं? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विधत में भाग लेती थीं। सभा और विधत में महिलाओं की उपस्थिति का जिक्र है। ये तो काफी प्रगतिशील बात लगती है। बिल्कुल। सभा और समिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो मुखिया या राजा होता था, वो हमेशा कोशिश करता था कि उसे इन सभाओं का समर्थन मिलता रहे। द सपोर्ट वॉज क्रूशियल। अच्छा, प्रशासन चलाने में राजा की मदद कौन करता था? क्या मंत्री वगैरह होते थे? हाँ, रोजमर्रा के प्रशासन में राजा की सहायता के लिए कुछ पदाधिकारी, फंक्शनरीज होते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पुरोहित, यानी पुजारी। पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण, राजा से भी ज्यादा? नहीं, राजा के बाद। लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। ऋग्वैदिक काल में 2 पुरोहितों का नाम खास तौर पर आता है जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। एक थे वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। वशिष्ठ और विश्वामित्र, इनके नाम तो बहुत सुने। इनमें क्या अंतर था? वशिष्ठ को ज्यादा रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव माना जाता है, जबकि विश्वामित्र को उदार, लिबरल। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने ही आर्य जगत का विस्तार करने के लिए और लोगों को आर्य संस्कृति में शामिल करने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी? वाह, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। हाँ, ऐसी मान्यता है। पुरोहित लोग क्या करते थे? वो आदिवासी मुखियाओं को लड़ाई वगैरह के लिए उकसाते थे, प्रेरित करते थे, और फिर उनके कारनामों की प्रशंसा में गीत या सूक्त रचते थे। बदले में उन्हें राजा से इनाम मिलता था, खास तौर पर गायें और महिला दासियां। तो पुरोहित का रोल सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सैन्य भी था एक तरह से। बिल्कुल। पुरोहित के बाद शायद दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी होता था, यानी सेना का प्रमुख। वो भाले, कुल्हाड़ी, तलवारें आदि हथियारों का इस्तेमाल करता था और सेना का नेतृत्व करता था। और टैक्स वगैरह, क्या कोई टैक्स कलेक्शन ऑफिसर होता था? करों के संग्रह से संबंधित किसी अधिकारी का हमें पता नहीं चलता ऋग्वेद से। ऐसा लगता है कि लोग अपनी मर्जी से स्वेच्छा से राजा को कुछ भेंट या उपहार देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। बलि? तो ये टैक्स नहीं था बल्कि ये एक स्वैच्छिक भेंट थी। वॉलंटरी ऑफरिंग। हाँ, लगता तो यही है। ये कोई नियमित या अनिवार्य कर नहीं था। और जो युद्ध में लूट का माल मिलता था, स्पॉइल्स ऑफ वॉर, उसे शायद इन्हीं वैदिक सभाओं में, जैसे सभा या समिति में बांट दिया जाता था। और न्याय व्यवस्था, कोई जज या कोर्ट जैसी चीज। ऋग्वेद में न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए किसी खास अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज बिल्कुल आदर्श था। चोरी, सेंधमारी और खासकर गाय चुराने जैसी घटनाएं होती थीं। इनकी रोकथाम के लिए जासूसों को नियुक्त किया जाता था, जो असामाजिक गतिविधियां पर नजर रखते थे। अच्छा, जासूस भी थे। तो ये जो अधिकारी थे, पुरोहित, सेनानी, क्या इनका कोई निश्चित क्षेत्र होता था? कोई इलाका इनके अंडर में होता था? जो अधिकारियों के पदनाम मिलते हैं, टाइटल्स ऑफ द ऑफिशियल्स, उनसे किसी क्षेत्रीय प्रशासन, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का साफ संकेत नहीं मिलता। ऐसा नहीं लगता कि किसी अधिकारी को एक निश्चित जिले या प्रांत का चार्ज दिया गया हो। हाँ, कुछ अधिकारियों का शायद चारागांव, पास्चर ग्राउंड्स और बसे हुए गांव, सेटल विलेजेस पर कुछ अधिकार होता होगा। जैसे कि एक अधिकारी का नाम मिलता है व्रजपति। ऐसा लगता है कि उसका बड़े चरागाहों पर नियंत्रण होता था। वही शायद युद्ध के समय परिवारों के मुखियाओं, जिन्हें कुलपाज
कहा जाता था, या फिर लड़ाकू दलों जिन्हें ग्रामीणीज कहते थे, उनका नेतृत्व करता था। ग्रामीणी ये गांवों का मुखिया होता था। शुरुआत में ग्राम का मतलब शायद गांव नहीं बल्कि एक छोटी सी जनजातीय लड़ाकू इकाई होता था। ग्रामीणी उसी इकाई का मुखिया होता था। बाद में जब ये इकाइयां एक जगह बस गई, सेटल हो गई, तब ग्रामीणी गांव का मुखिया बन गया और उसने शायद व्रजपति की भूमिका भी संभाल ली। तो मतलब पद और उनके काम समय के साथ बदल भी रहे थे। हाँ बिल्कुल, समाज स्थिर नहीं था। और एक बात, राजा के पास कोई स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। स्थायी सेना नहीं तो लड़ाई कैसे लड़ते थे? सैन्य कार्य जो थे वो विभिन्न जनजातीय समूहों द्वारा ही किए जाते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो कबीले के लोग ही लड़ने जाते थे। इन समूहों को व्रात, गण, ग्राम, सारधा जैसे नामों से पुकारा जाता था। ये सब मूलतः किनशिप बेस्ड ग्रुप्स थे। तो कुल मिलाके ये एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसका आधार रिश्तेदारी थी, जिसमें एक मजबूत सैन्य तत्व था, लेकिन कोई स्थायी नौकरशाही या क्षेत्रीय प्रशासन नहीं था, क्योंकि लोग शायद अभी भी काफी हद तक घूमते फिरते थे, स्थायी रूप से एक जगह बसे नहीं थे। एकदम सही, ये एक मोबाइल किनशिप बेस्ड पॉलिटी थी। अब बात करते हैं समाज की संरचना की, जनजाति और परिवार। हाँ, समाज का आधार क्या था? लोग खुद को कैसे पहचानते थे? ऋग्वैदिक समाज का आधार रिश्तेदारी ही थी। एक व्यक्ति की पहचान उसके कबीले या गोत्र से होती थी जिससे वो संबंधित था। लोगों की जो प्राथमिक निष्ठा थी, लॉयल्टी थी, वो अपनी जनजाति के प्रति होती थी। जनजाति के लिए शब्द था जन। जन, इसका जिक्र कितनी बार आया है ऋग्वेद में? जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 275 बार हुआ है, 275 टाइम्स। इससे पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। और जनपद, टेरिटरी या क्षेत्र के लिए शब्द? दिलचस्प बात यह है कि जनपद यानी क्षेत्र या टेरिटरी, इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में एक बार भी नहीं हुआ है। एक बार भी नहीं? हाँ, इससे यही पता चलता है कि लोगों का जुड़ाव अपनी जनजाति यानी जन से था, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या पद से नहीं। राज्य की अवधारणा अभी विकसित नहीं हुई थी। लॉयल्टी वॉज टू द ट्राइब, नॉट द टेरिटरी। जन के नीचे कौन सी इकाई आती थी? जनजाति के लिए एक और महत्वपूर्ण शब्द है विश, VIS। इसका उल्लेख लगभग 170 बार हुआ है। विश 170 बार? ये जन से छोटी इकाई थी? हाँ, ऐसा लगता है। संभवतः जन को कई विश में बांटा जाता था और फिर विश को लड़ाई के लिए और छोटी इकाइयों में बांटा जाता था, जिन्हें ग्रामास कहते थे। हमने पहले भी ग्राम का जिक्र किया था। हाँ, वो लड़ाकू इकाई। बिल्कुल। और जब ये ग्राम एक दूसरे से टकराते थे तो उसे संग्राम यानी युद्ध कहा जाता था। संग्राम मतलब ग्रामों का मिलना या टकराना। संग्राम, आज भी ये शब्द युद्ध के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, और ये जो विश शब्द है, ऐसा माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था का तीसरा वर्ण यानी वैश्यज, जो आम लोग थे, वो इसी विश या जनसमूह से ही उत्पन्न हुआ। विश से वैश्य। ये तो नामों में भी समानता दिखती है। अब आते हैं परिवार पर। परिवार के लिए क्या शब्द था? कैसा होता था परिवार? परिवार के लिए कुल शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत कम है। ज्यादातर परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बार बार आता है। गृह, तो ये न्यूक्लियर फैमिली थी या जॉइंट फैमिली? जो वर्णन मिलता है उससे लगता है कि ये एक बड़ी संयुक्त परिवार इकाई, लार्ज जॉइंट फैमिली यूनिट होती थी। इसमें सिर्फ माता, पिता, पुत्र, दास ही नहीं बल्कि और भी कई रिश्तेदार साथ रहते थे। और परिवार स्पष्ट रूप से पितृसत्तात्मक था, जिसका मुखिया पिता होता था। पितृसत्तात्मक मतलब पिता का शासन। हाँ, और ऋग्वेद में बार बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा दोहराई जाती है। बेटे चाहिए। क्यों? शायद युद्ध लड़ने के लिए, बिकॉज सोसाइटी वॉज मार्शल। और बेटियों के लिए? बेटियों के लिए ऐसी कोई इच्छा ऋग्वेद में व्यक्त नहीं की गई है। बच्चों एंड खासकर बेटों और मवेशियों की इच्छा, ये ऋग्वेद का एक रिकरिंग थीम है, बार बार आता है। प्रजा एंड पशु। प्रजा और पशु। महिलाओं की स्थिति कैसी थी फिर इस पितृसत्तात्मक समाज में? हमने पहले सुना कि वो सभाओं में भाग लेती थीं। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन है। महिलाएं सभाओं, असेंबलीज में भाग ले सकती थीं, वो अपने पतियों के साथ यज्ञ कर सकती थीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कम से कम 5 ऐसी महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की थी। 5 महिलाएं जिन्होंने सूक्त रचे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? हाँ, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा, ये नाम मिलते हैं। तो उन्हें शिक्षा का और धार्मिक कार्यों में भागीदारी का अधिकार था। ये तो वाकई उल्लेखनीय है। विवाह संस्था के बारे में क्या जानकारी है? विवाह की संस्था स्थापित हो चुकी थी।
मैरिज वॉज एस्टैब्लिश्ड। हालांकि कुछ पुरानी आदिम प्रथाओं के निशान भी दिखते हैं। जैसे एक सूक्त में यमी नाम की स्त्री अपने जुड़वां भाई यम को प्रेम संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव देती है, जिसे यम अस्वीकार कर देता है। अच्छा, और बहुपतित्व, पॉलीएंड्री? उसके भी कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे मरुतों का रोदसी के साथ रहना या अश्विनों का सूर्या की पुत्री सूर्या के साथ रहना। इन्हें कुछ विद्वान बहुपतित्व के उदाहरण मानते हैं। मातृवंशीयता, मैट्रिलिनियल ट्रेसेस के भी कुछ हल्के संकेत मिलते हैं, जैसे मामतेय शब्द का प्रयोग। और अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो विधवा विवाह? हाँ, देवर विवाह, जिसे नियोग प्रथा कहते हैं, वो प्रचलित थी। यानी देवर से संतान प्राप्ति की अनुमति थी। और विधवा पुनर्विवाह की भी प्रथा मौजूद थी। नियोग और विधवा पुनर्विवाह, ये दोनों प्रथाएं थीं। बाल विवाह होता था? ऋग्वेद में बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि विवाह योग्य आयु शायद 16 से 17 वर्ष रही होगी। तो कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति विरोधाभासी सी लगती है। पितृसत्तात्मक समाज था, बेटों की चाहत थी, लेकिन महिलाओं को सभाओं में जाने, यज्ञ करने, शिक्षा पाने और यहाँ तक कि सूक्त रचने का भी अधिकार था। विधवा पुनर्विवाह और नियोग भी था, बाल विवाह नहीं था। ये काफी नुआंस्ड पिक्चर है। बिल्कुल, समाज कभी भी सिंपल नहीं होता। अब आते हैं सामाजिक विभेद यानी सोशल डिफरेंशिएशन पर। क्या समाज में भेदभाव था? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुई। ऋग्वेद में शारीरिक बनावट, फिजिकल अपीयरेंस के प्रति कुछ चेतना तो दिखती है। वर्ण शब्द का प्रयोग मूल रूप से रंग के लिए किया जाता था। ऐसा लगता है कि जो इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग थे वो गोरे थे, और जो यहाँ के मूल निवासी थे वो सांवले या काले थे। तो क्या ये रंग भेद ही सामाजिक व्यवस्था का आधार बन गया? ये एक पहचानकर्ता जरूर रहा होगा, सोशल मार्कर। लेकिन कुछ बाद के लेखकों ने इस पर जरूरत से ज्यादा जोर देकर इसे नस्लीय भेद का रूप दे दिया है। शायद उतना गहरा ना रहा हो शुरुआत में। हाँ, ये जरूर है कि जब आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को जीता तो उससे सामाजिक विभाजन बढ़ा। जिन दासों और दस्युओं को आर्यों ने हराया, उन्हें शायद गुलाम या बाद में शूद्र माना जाने लगा। तो ऋग्वेद किन वर्णों का उल्लेख करता है? अपने पास रखना शुरू कर दिया। इससे वो अपने आही कबीले के आम लोगों की तुलना में ज्यादा धनी और शक्तिशाली हो गए। अच्छा, तो जनजाति के अंदर ही असमानता आने लगी। हाँ, जनजाति के भीतर ही सामाजिक असमानताएं पैदा होने लगी और धीरे धीरे ये जनजातीय समाज 3 मुख्य व्यावसायिक समूहों में बंट गया: योद्धा, पुजारी और आम लोग। ये पैटर्न काफी कुछ वैसा ही है जैसा हमें प्राचीन ईरान में भी देखने को मिलता है। योद्धा, पुजारी और आम लोग, ये 3 वर्ग हो गए। चौथा वर्ग शूद्र कब आया? चौथा विभाजन यानी शूद्र वो ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल अंत में दिखाई देता है। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जो कि जैसा हमने पहले कहा था सबसे बाद में जोड़ा गया हिस्सा है। 10वें मंडल में, यानी ये अवधारणा बाद में विकसित हुई। और दासों की क्या स्थिति थी, गुलामों की? हम बार बार दासों, खासकर दासियों के बारे में सुनते हैं, जिन्हें पुरोहितों को उपहार के रूप में दिया जाता था। ये मुख्य रूप से घरेलू कामों, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए रखी जाती थी। ये बात साफ लगती है कि ऋग्वैदिक काल में दासों का उपयोग सीधे तौर पर कृषि या अन्य उत्पादक गतिविधियों, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं किया जाता था। ग्रीस और रोम जैसा स्लेव लेबर वाला सिस्टम नहीं था। तो मतलब वो खेत में काम करने वाले या कारीगरी करने वाले गुलाम नहीं थे? ज्यादातर नहीं, मुख्य रूप से घरेलू सहायक जैसे थे। अच्छा, व्यवसायों के आधार पर क्या कठोर विभाजन था? मतलब एक का बेटा वही काम करेगा? हाँ, क्या ये विभाजन बिल्कुल पक्का हो गया था? व्यवसाय के आधार पर विभेदीकरण शुरू तो हो गया था, लेकिन यह भी बहुत स्पष्ट या कठोर नहीं था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ऋग्वेद के एक सूक्त में मिलता है। एक परिवार का सदस्य कहता है, मैं एक कवि हूं, यानी सूक्त रचने वाला, मेरे पिता एक चिकित्सक, फिजिशियन है, और मेरी माँ चक्की चलाने वाली, ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है। हम सब अलग अलग व्यवसायों से जीविका कमाते हुए एक साथ रहते हैं। क्या बात है, एक ही परिवार में कवि, डॉक्टर और चक्की चलाने वाली। ये तो दिखाता है कि व्यवसाय चुनना अभी संभव था, वो जन्म पर आधारित नहीं था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वर्ण व्यवस्था अभी उतनी कठोर नहीं हुई थी जितनी बाद में हुई। तो फिर सवाल उठता है कि असमानता का मुख्य कारण क्या था अगर व्यवसाय जन्माधारित नहीं था? हाँ, ये असमानता आ कहां से रही थी? जैसा हमने पहले कहा, युद्ध, लूट का,
असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, इसी ने सामाजिक असमानताओं को जन्म दिया। इससे राजकुमारों यानी मुखियाओं और पुरोहितों का उदय हुआ आम लोगों की कीमत पर। लेकिन क्या ये असमानता बहुत ज्यादा थी? क्या समाज पूरी तरह बट गया था? यहाँ अर्थव्यवस्था का पैस्टोरल होना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुचारण पर आधारित थी और खाद्य उत्पादन, फूड प्रोड्यूसिंग अभी उतना बड़ा नहीं था। इसलिए लोगों से नियमित रूप से श्रद्धांजलि, रेगुलर ट्रिब्यूट्स या टैक्स वसूलने का स्कोप बहुत सीमित था। अनाज के उपहार, गिफ्ट्स ऑफ सीरियल्स बहुत कम दिए जाते थे। हमें घरेलू दास मिलते हैं, लेकिन वेतन पर काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते। तो इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि समाज में अभी भी आदिवासी तत्व बहुत मजबूत थे। करों के संग्रह या जमीन के मालिकाने हक पर आधारित सामाजिक विभाजन अभी ठीक से बना नहीं था। इसलिए इन उभरती हुई असमानताओं के बावजूद समाज अभी भी काफी हद तक समतावादी था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक। ये बहुत अहम नुक्ता है। असमानता शुरू हुई, लेकिन समाज फिर भी काफी हद तक समतावादी था। अब आते हैं इस अध्याय के आखिरी लेकिन बेहद दिलचस्प हिस्से पर, ऋग्वैदिक देवता। उनका धर्म कैसा था? देखिए, हर समाज अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है और उसी से उसका धर्म उपजता है। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भी बारिश का आना, सूरज और चांद का निकलना, नदियों का बहना, पहाड़ों का होना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं थी जिन्हें समझाना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया? जानवरों की विशेषताएं आरोपित कर दी। ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे देवताओं का उल्लेख है। अलग अलग परिवारों या ऋषियों ने अपने अपने पसंदीदा देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की है। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? Whom did they worship the most? सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। इंद्र का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, यानी किलों का विध्वंसक, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, जैसा हमने पहले भी बात की थी। हाँ, पुरंदर। उन्हें एक महान योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है जो आर्य सैनिकों को उनके दुश्मनों के खिलाफ जीत दिलाते हैं। उन्हें वर्षा का देवता, रेन गॉड भी माना जाता है और बारिश के लिए वही जिम्मेदार समझे जाते थे। इंद्र को लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं। 250 सूक्त अकेले इंद्र को? ये तो दिखाता है कि वो कितने महत्वपूर्ण थे। उनके बाद दूसरा नंबर किसका था? दूसरा स्थान आता है अग्नि का। अग्नि यानी आग के देवता। उन्हें लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं। 200। अग्नि, आग इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? सोचिए, आदिम लोगों के जीवन में आग का कितना महत्व रहा होगा। शायद जंगलों को साफ करने के लिए, खाना पकाने के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। अग्नि की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ईरान में भी केंद्रीय स्थान रखती थी। अवेस्था में भी अग्नि का महत्व है। और अग्नि का एक और खास रोल था शायद। हाँ, अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ, इंटरमीडियरी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ में अग्नि को जो आहुतियां दी जाती हैं वो धुएं के रूप में स्वर्ग तक जाती हैं और देवताओं तक पहुंचती हैं। सो अग्नि वॉज द मैसेंजर। इंद्र और अग्नि, ये दो सबसे बड़े देवता हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान किसका था? तीसरा महत्वपूर्ण स्थान था वरुणा का। वरुण जल के देवता माने जाते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें ऋत का संरक्षक माना जाता था। ऋत, ये क्या है? ऋत का मतलब है प्राकृतिक व्यवस्था या नैतिक व्यवस्था, कॉस्मिक एंड मॉरल ऑर्डर। माना जाता था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, दिन रात का होना, मौसम का बदलना, सब कुछ वरुण की इच्छा और व्यवस्था के अनुसार ही होता है। वो व्यवस्था बनाए रखते थे। तो वरुण चिरत्यु के देवता थे। और सोम? सोम का भी जिक्र आता है। हाँ, सोम को पौधों का देवता माना जाता था और उनके नाम पर एक खास पेय, ड्रिंक का नाम पड़ा, जो शायद किसी पौधे से बनता था और नशीला होता था। ऋग्वेद में कई सूक्त हैं जिनमें सोम बनाने की विधि बताई गई है। यज्ञों में इसका प्रयोग होता था। सोम एक रहस्यमय पेय। और मरुत? मरुत तूफान के देवता थे, आंधी तूफान का मानवीकरण। सरस्वती नदी देवी थी, जिनका जिक्र हमने पहले किया था। इनके अलावा भी कई देवी देवता हैं जो प्रकृति के अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं या जिन्हें कुछ खास मानवीय गतिविधियां सौंपी गई हैं। क्या देवियां भी महत्वपूर्ण थीं, देवों के बराबर? कुछ देवियों का जिक्र है, जैसे आदिति और उषा, जो भोर की देवी थीं। लेकिन सच कहें तो ऋग्वैदिक काल में देवियां उतनी प्रमुख नहीं थीं जितने देवता थे। ऐसा क्यों? शायद उस समय के पितृसत्तात्मक समाज का प्रभाव था।
पुरुष देवताओं को महिला देवताओं की तुलना में कई अधिक महत्वपूर्ण माना गया। ये बात भी समाज की संरचना से जुड़ती है। अच्छा, पूजा का तरीका क्या था? मंदिर वगैरह होते थे? नहीं, ऋग्वैदिक काल में मंदिर या मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिलते। पूजा का प्रमुख तरीका था प्रार्थनाओं का पाठ और यज्ञों का अनुष्ठान। प्रार्थनाएं और यज्ञ? हाँ, प्रार्थनाएं सामूहिक रूप से भी होती थी और व्यक्तिगत रूप से भी। ऐसा लगता है कि शुरुआत में हर जनजाति या कबीला किसी एक विशेष देवता का ज्यादा भक्त होता था। जब यज्ञ होता था तो पूरी जनजाति जन मिलकर कोरस में देवताओं का आह्वान करती थी। खासकर अग्नि और इंद्र को जनजाति द्वारा किए जा रहे यज्ञों में शामिल होने के लिए बुलाया जाता था। यज्ञ में क्या चढ़ाते थे? बलि किसकी देते थे? सब्जियां, जौ, बार्ली, घी, सोमरस आदि की भेंट या आहुति दी जाती थी। पशु बलि भी होती थी, खासकर घोड़े की अश्वमेध यज्ञ में और बैल की। लेकिन ऋग्वैदिक काल के शुरुआती दौर में ये यज्ञ बहुत जटिल कर्मकांडों या बलि सूत्रों के साथ नहीं होते थे। वो शायद बाद में विकसित हुए। इस चरण में मंत्र या शब्द की जादुई शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी वो उत्तर वैदिक काल में हो गई। तो ये यज्ञ और प्रार्थनाएं लोग करते क्यों थे? उनका उद्देश्य क्या था? क्या मोक्ष प्राप्ति या आध्यात्मिक शांति? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम ऋग्वेद के सूक्तों से तो ऐसा ही लगता है। वो लोग देवताओं की पूजा अपनी आध्यात्मिक उन्नति या जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए नहीं करते थे। तो फिर क्यों? What was the purpose? वो मुख्य रूप से भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करते थे। मटीरियल गेन्स जैसे प्रजा यानी बच्चे, खासकर पुत्र, पशु यानी मवेशी, गायें, घोड़े, भोजन, फूड, धन, वेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ, युद्ध में जीत, दुश्मनों का नाश, बस यही सब मांगते थे। प्रजा, पशु, भोजन, धन, स्वास्थ्य, यानी इस जीवन को बेहतर बनाने की कामना। परलोक या मोक्ष की चिंता नहीं थी? हाँ, ऋग्वैदिक धर्म काफी हद तक इहलौकिक था। उनका फोकस इसी जीवन पर था। वाह, ये तो ऋग्वैदिक काल का एक बहुत ही विस्तृत और गहरा विश्लेषण था। हमने उनके आगमन से लेकर उनके देवताओं तक लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो यही रही। ये एक जटिल और लंबा दौर था और इसके कई लेयर्स हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या होंगी? की टेकअवेज क्या होंगे हमारे श्रोताओं के लिए? बिल्कुल, संक्षेप में देख लेते हैं। पहला, इंडो आर्यन आगमन। ये लोग मध्य एशिया से आए, एंड्रोनोवो और बीएमएक्स संस्कृतियों से जुड़े हो सकते हैं। पुरातात्विक सबूत जैसे घोड़े, रथ, दाह संस्कार और भाषाई सबूत जैसे ऋग्वेद और अवेस्ता में समानता है, ये सब इस ओर इशारा करते हैं। भारत में उनका शुरुआती बसाव सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ। ठीक है। दूसरा, जनजातीय संघर्ष। आर्यों का यहाँ के मूल निवासियों यानी दासों और दस्युओं से संघर्ष हुआ। इंद्र को पुरंदर कहा गया। साथ ही आर्य कबीलों में आपसी संघर्ष भी हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था दशराग्य युद्ध, जो भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच परुष्णी यानी रावी नदी पर हुआ, जिसमें भरत जीते। बाद में भरत और पुरु मिलकर कुरु बने। घोड़ों, रथों और बेहतर हथियारों का महत्व साफ दिखता है। तीसरा बिंदु, अर्थव्यवस्था पर। मुख्य रूप से पशुचारण आधारित थी। पेस्टोरल इकोनॉमी। गायें सबसे महत्वपूर्ण धन थी। युद्ध गायों के लिए होते थे, गविष्ठी। कृषि का ज्ञान था, पर वो गौण था, सेकेंडरी था। भूमि निजी संपत्ति नहीं थी। शिल्प सीमित थे। अयस का मतलब तांबा कांसा था, लोहा नहीं था। व्यापार भी सीमित था। शहर नहीं थे, ग्रामीण बस्तियां थीं। भगवानपुरा जैसे स्थल पीजीडब्ल्यू के प्री आयरन फेज को दिखाते हैं। चौथा, राजव्यवस्था। जनजातीय मुखिया राजन कहलाता था, जिसकी शक्ति सीमित थी। सभा, समिति, विदत, गण जैसी सभाएं महत्वपूर्ण थीं, जिनमें महिलाएं भी भाग लेती थीं। सभा, विदत में पुरोहित जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र गायत्री मंत्र और सेनानी प्रमुख अधिकारी थे। राजा को बलि नाम की स्वैच्छिक भेंट मिलती थी। नियमित कर नहीं था। स्थायी सेना भी नहीं थी। शासन का आधार रिश्तेदारी था, क्षेत्र नहीं। पांचवा, समाज। रिश्तेदारी ही सामाजिक संरचना का आधार थी। जन, विश, ग्राम, कुलगृह। परिवार बढ़ा, संयुक्त और पितृसत्तात्मक था। बेटों की कामना की जाती थी। लेकिन महिलाओं की स्थिति ठीक थी। वो सभाओं में भाग लेती थीं, यज्ञ करती थीं, कुछ ने सूक्त भी रचे। नियोग और विधवा पुनर्विवाह प्रचलित थे। बाल विवाह नहीं था। छठा, सामाजिक विभेद। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग, आर्य व सिजदास के लिए हुआ। युद्ध लूट के असमान वितरण से असमानता बढ़ी। योद्धा, पुरोहित, सामान्य जन, ये 3 वर्ग उभरे।
शूद्र का उल्लेख सबसे अंत में आता है, 10वें मंडल में आता है। दास मुख्यतः घरेलू कार्यों में थे, उत्पादन में नहीं। व्यवसायों में कठोरता नहीं थी। इन सब के बावजूद समाज काफी हद तक समतावादी था। एगैलिटेरियन। और 7वां, धर्म। प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण किया गया। प्रमुख देवता थे इंद्र, पुरंदर, युद्ध, वर्षा, अग्नि, मध्यस्थ, आग, वरुण, ऋत, जल और सोम, पौधा, पेय। पूजा का उद्देश्य भौतिक लाभ पाना था, प्रजा, पशु, धन, स्वास्थ्य। मोक्ष अध्यात्म पर जोर नहीं था। यज्ञ होते थे पर सरल थे। मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं थी। बहुत बढ़िया। ये मुख्य बातें ऋग्वैदिक काल की एक पूरी तस्वीर पेश करती हैं। ये वाकई एक जबरदस्त और गहरी चर्चा रही। उम्मीद है हमारे सभी श्रोताओं को, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों को, हर पहलू स्पष्ट हो गया होगा। मेरा सुझाव रहेगा कि इस चर्चा को, इस विश्लेषण को कम से कम एक बार और जरूर सुने, खासकर उन हिस्सों को जहां टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट्स थोड़े जटिल लगे हों। नोट्स बनाना भी हमेशा फायदेमंद रहता है। बिल्कुल सही। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की समझ बनाने में, और यहाँ तक कि इंडियन सोसाइटी के पेपर के लिए भी ये ज्ञान बेहद जरूरी है। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश, हमारे समाज की जड़ों को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जानना कि शुरुआत कैसी थी, समाज कैसे विकसित हुआ, ये हमें वर्तमान को समझने में भी मदद करता है। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे एक पशुपालक, काफी हद तक घुमंतू कबीलाई समाज धीरे धीरे विकसित होकर बाद के साम्राज्यों, जटिल सामाजिक संरचनाओं और दार्शनिक विचारों का आधार बना। ये यात्रा अपने आप में कितना कुछ सिखाती है। बिल्कुल, ये निरंतरता और परिवर्तन, कंटिन्यूटी एंड चेंज, भारतीय इतिहास की खासियत है। तो अगर आपको ये गहन चर्चा, ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया, तो हमारे यूट्यूब चैनल सुनो यूपीएससी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इस चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा, या क्या कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में अभी भी है, या आप आगे किन विषयों पर ऐसी ही गहराई से बात सुनना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी जारी रखें, पूरी लगन और मेहनत से जुटे रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ, ऐसी ही गहराई से पड़ताल करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।